है। मोदी की जो योजना है मुफ्त का राशन, शौचालय, बिजली, कहते हैं कि ये माइलस्टोन है, एक बड़ा बदलाव किया देश के अंदर। क्या इस मुद्दे को लेकर के भी 24 में कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा बीजेपी के लिए मुफ्त का राशन? भाई इसका दूसरा वर्जन भी देख सकते हैं कि अभी तक 80 करोड़ लोग मुफ्त के राशन पे डिपेंड हैं। ये भी तो इशू उठाया जाएगा। ये बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, देश की आबादी 150 करोड़, यानी कि लगभग 50% की आबादी आज भी निचले पायदान पर है, और फिर तीसरी विश्व की बड़ी इकोनॉमी, तो सारा तो मतलब दोहरा चरित्र ही दिख जा रहा है। हाँ, तो ये मुद्दे भी उठेंगे ना कि भाई आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त के राशन पे डिपेंड कर रहे हो, आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन चाहिए, तो ये हमारी इकोनॉमी का हाल है। ये मुद्दे भी तो उठाए जाएंगे। 2024 चुनाव से पहले जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा फिर से सुर्खियों में है, जी हाँ, कहते हैं कि 500 वर्षों का इतिहास लंबा, बार बार बीजेपी और तमाम समर्थकों के द्वारा कहा जा रहा है 22 जनवरी उद्घाटन की तिथि आ चुकी है। चलिए उन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा शुरू करते हैं कि 2024 चुनाव प्रमुख मुद्दे क्या होंगे। क्या इस बार के चुनाव में भी फिर से वही राम मंदिर, राष्ट्रवाद के मुद्दों पर चुनाव होगा, या फिर महंगाई, स्वास्थ्य, रोजगार, इन मुद्दों की प्रमुखता होगी? 24 का चुनाव है, राम मंदिर को लेकर के बड़ी सुर्खियां इस समय। क्या चुनाव इस बार का भी मंदिर और राष्ट्रवाद के ऊपर होगा, या फिर महंगाई, बेरोजगारी भी मुद्दा बनेगा? सर, परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब अभी तो जिस तरह की परसेप्शन जिस तरह से मीडिया बना रही है या न्यूज़ बना रहे हैं या कोई मतलब सरकार बना रही है, तो परसेप्शन बहुत मायने रखती है। उसके आगे दूसरे मुद्दे दब जाते हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के और स्वास्थ्य के मुद्दे दब जाएंगे। और बिल्कुल ये एकदम जो चुनाव है राम मंदिर पर ही होगा, और उसमें तो बीजेपी के पास एडवांटेज है ही। तो क्या मुद्दा मतलब चुनाव में, देखिए आस्था का विषय है मंदिर, उस पर कोई डाउट नहीं है, पूरी देश आस्था के साथ जुड़ी है। मुद्दे भी क्या चुनाव में यही होंगे, या फिर मुद्दे फिर से स्वास्थ्य, शिक्षा, इन जो बेसिक मुद्दे उन पर चुनाव होगा? सर, अभी तो नहीं लग रहा कि बेसिक मुद्दे पे चुनाव होगा, लेकिन जैसे देखो वक्त आगे बढ़ेगा, हो सकता है ये मुद्दे सामने आए। अभी तो मैं नहीं कह सकता कि ये मुद्दे सामने भी आ रहे हैं। जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ है, इसके प्राण प्रतिष्ठा के को लेकर, मतलब जिसको उद्घाटन ग्लोबलाइज किया जा रहा है एकदम, इतने इसके प्रचार प्रसार है तमाम तरीके का। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली की भी तैयारी करिए, उस दिन आप लोग देश में दिवाली मनाइए। हाँ, तो सर ये मतलब दिवाली उस दिन मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, सबका पर्सनल मैटर होना चाहिए ना। दिवाली वाले दिन तो प्रधानमंत्री जी नहीं कहते कि दिवाली मनाइए। दिवाली वाले दिन तो दिवाली होती है और सब मनाते हैं। मेरी आस्था है हिंदू धर्म में, तो मैं दिवाली मनाता हूँ, लेकिन अब मेरे को स्पेशल कहा जाए कि आप उस दिन दिवाली मनाइए, तो ये एक मतलब एक मुद्दा है, एक मुद्दा बनाने की बात की जा रही है जो है नहीं। मतलब ठीक है, मेरे अगर जहाँ मैं रहता हूँ उसके आसपास किसी मंदिर की स्थापना होती है, तो क्या वो इतना बड़ा विषय होता है जितना बड़ा ये विषय बनाया जा रहा है? कनेक्टिविटी बनाई जा रही है क्या चुनाव से पहले? पब्लिक के बीच में एक परसेप्शन तैयार करके मतलब जुड़ाव हो रहा है कि इन मुद्दों पर ही शायद इस बार बेड़ा पार हो। बिल्कुल, ये मतलब ऐसे नारे लाने हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हाँ। तो इस तरह के नारे क्या नारा है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हाँ, तो ये इसीलिए तो राम मंदिर, मतलब राम मंदिर को इसीलिए तो इतना बढ़ावा दिया जा रहा है ना, कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये घर में भगवा लहराएंगे। हाँ, तो ये परसेप्शन बनाया जा रहा है लोगों के बीच में कि यही आपकी जरूरत है, दूसरी जरूरतें नहीं है। स्वास्थ्य आपकी जरूरत नहीं है, रोजगार आपकी जरूरत नहीं है, शिक्षा आपकी जरूरत नहीं है, राम मंदिर और राम आपकी जरूरत है, धर्म आपकी जरूरत है। ये बातें देखिए, एक चीज है, जिस तरीके से आपने कहा कि परसेप्शन है, अगर ये परसेप्शन है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो परसेप्शन है कि ये भी तैयार होना चाहिए कि जो रोजगार को लाए हम उनको लाएंगे, जो शिक्षा लाए हम उनको लाएंगे, जो स्वास्थ्य लाए हम उनको लाएंगे। तमाम ऐसे बड़े और मुद्दे आ जा रहे हैं, तो ये जो मुद्दा है इससे विपक्ष कहीं ना कहीं निपट नहीं पाएगा इस बार। नहीं, ऐसा नहीं है। केजरीवाल ने उन्होंने अगर दोबारा इलेक्शन जीता था 2020 में, तो उसके पीछे वो जो काम किए थे, उन्होंने शिक्षा के ऊपर काम किया था, स्वास्थ्य के ऊपर काम किया था, तो उसका रिजल्ट मिला है उनको। लेकिन प्रॉब्लम है कि जिस तरह से आप करप्शन में घेर रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी के पास एडवांटेज है दूसरों के मुकाबले, जिस तरीके से दिल्ली राज्य है, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ये चीजें लोगों को नहीं पता लग रही हैं, लोगों को पता लग रही हैं। लेकिन चुनाव में शिक्षा और स्वास्थ्य भी काम करता है अगर मुद्दे पर बात हो तो? बिल्कुल सर, करता है। लोगों की तो बेसिक जरूरत है, स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार तो बेसिक जरूरत है। आपने स्वास्थ्य, शिक्षा और अरविंद केजरीवाल पर सवाल लिया। कल ईडी का समन है, अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार ईडी दफ्तर बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि शायद गिरफ्तारी भी हो जाए उनकी। केजरीवाल कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य शिक्षा की बात करेगा वो जेल जाएगा। तो ऐसा हो रहा है ना। आप एक मतलब सत्येंद्र जैन के बारे में देख लीजिए, उनका आप स्वास्थ्य देख लीजिए, उनकी शक्ल देख लीजिए, कहाँ कैसे हो चुकी है। तो अगर आप किसी को मतलब इस तरह से दुखी करेंगे, खासकर मतलब नेताओं को, पहले तो इतना होता था कि भाई ठीक है, किसी ने कुछ करप्शन किया है तो कुछ दिन जेल में जाके जमानत मिलती थी, सब कुछ होता था। आज के टाइम में आप 2-2, 3-3 साल तक किसी को जेल में रख पा रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी के पास एडवांटेज है। वो मतलब सिस्टम को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी होती तो उसे आप कैसे देखेंगे?
ठीक करके नहीं देखेंगे ना। या तो भी कोई किसी भी चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी हो तो अनडाउटेडली हो ना, आप पहले गिरफ्तार करके फिर चार्जशीट दायर करेंगे, कम से कम कन्विक्शन तक तो आने दीजिए ना। इतना पुख्ता सबूत होना चाहिए कि गिरफ्तार करने के लिए आधार होना चाहिए। उनको खुद समझ में आया कि मैं यहाँ से नहीं बच सकता हूँ। कम से कम सुप्रीम कोर्ट को बार बार कोर्ट किया जा रहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी क्यों ना पार्टी के ऊपर ये एफआईआर किया जाए और पार्टी के मुखिया हैं तो संलिप्तता इस आधार पर दिखा करके उनकी गिरफ्तारी हो रही है। हालांकि केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने स्वास्थ्य और शिक्षा मुफ्त में दिया, इसी के शायद हमें सिला मिल रहा है। सर पूरी राजनीति अब मेजोरिटिज्म की हो चुकी हुई है। मेजोरिटिज्म में मतलब ये है कि भाई एक तरफ आपने पूरा ऐसा माहौल बना लिया कि सारे लोग एक साइड हैं और कुछ लोग दूसरी साइड हैं, तो जहां पर ज्यादा लोग होंगे वो जीतेंगे और उसी के आधार पर फैसले भी हो रहे हैं। आपका राम मंदिर का फैसला देख लीजिए, आप मेजोरिटिज्म के हिसाब पर हुआ है, उसके पीछे बेस दिया गया है कि आस्था, तो आस्था अगर मेजोरिटिज्म की आस्था है तो वो आप फैसला लेंगे, उसके पीछे तथ्य आप नकार देंगे। सेम 370 के लिए भी है कि मेजोरिटिज्म का फैसला है, ये मेजोरिटिज्म की डिमांड है, अभी 370 हटनी चाहिए भारत देश में, तो इसके पीछे आप संविधान। देखिए 370 में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया कि ये गैरकानूनी लगाया ना, मोहर तो राम मंदिर पे भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल है। बिल्कुल सवाल, आप फैसला मेजोरिटिज्म पे कर रहे हो ना, आप आस्था पे फैसला दे रहे हो, जबकि ये फैसला आप में सुलह पर होना चाहिए था, दोनों पक्षों में सुलह होनी चाहिए थी, उस पे फैसला होना चाहिए था, जो नहीं हुई थी, जिसमें मतलब आपने फैसला ये बोला है कि भाई ज्यादातर भारत में ज्यादातर लोग राम मंदिर चाहते हैं, तो इसलिए फैसला दिया गया। बहुसंख्या आबादी है हिंदुओं की। हाँ, बहुसंख्या आबादी, वो हिंदू हैं या सारे हिंदू बनाए गए हैं, या मतलब ऐसे भी हिंदुओं में लोग हैं जो बोलते हैं नहीं है हम हिंदू, दलित हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं। अच्छा, इसमें आप डाइवर्जन करते हैं मतलब दलित अलग हो जाएगा, दलित भी तो हिंदू, इस तरीके की चीजें मतलब है। ऐसा नहीं है, डाइवर्जन तो पहले से चलता हुआ आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है डाइवर्जन पहले चलता हुआ है। आप ये बताइए कि परियार नहीं है यहाँ के, मतलब परियार सच्चाई नहीं है, उन्होंने रामायण को क्या बताया है, तो हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे ना। रियलिटी तो ये है, लेकिन आप जब परसेप्शन बनाते हो तो परसेप्शन में ज्यादा लोगों को मतलब रंग रहे हो, एक ही रंग में रंग रहे हो। अच्छा चलिए, एक सवाल है कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है, जेल से सरकार चलाने की बात आती है, उन्होंने तमाम तरीके के 10 दिन पहले कैंपेनिंग चलाया कि क्या केजरीवाल जेल से भी सरकार चलाते हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? जेल से सरकार चलाना बेहतर है या फिर इस्तीफा देना चाहिए? देखिए हमारे यहाँ ना, चाहे अब जैसे मर्जी कह लीजिए, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। तो इंटर पार्टी डेमोक्रेसी जब नहीं होगी तो आप इस चीज को भी देख लीजिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब एक बैकलॉग हो जाएगा कि अगर किसी चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया जाता है ऑन पोस्ट तो वो जेल से भी सरकार चला सकता है। अगर ऐसे दिन भी देखने पड़ गए हमको तो वो शायद आने वाले दिनों में देखेंगे हम। पब्लिक का समर्थन रहेगा केजरीवाल? ये सर वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, पब्लिक का समर्थन तो सिर्फ नाम का है। जो केजरीवाल जो कुछ भी कह रहे हैं तो बेशक पब्लिक तो इन चीजों को समझ ही नहीं पा रही है कि हो क्या। सिटीजन अगर हम आपसे सवाल करते दिल्ली की, क्या पसंद करेंगे कि मुखिया जेल से सरकार चलाए? सर मैं इस चीज को नहीं पसंद करूंगा कि आप मुखिया को सिर्फ गिरफ्तार करें। मुखिया को आप तब गिरफ्तार करें जब कन्विक्शन हो जाए उसके ऊपर, जब कोर्ट प्रूफ कर दे कि हाँ ये आपने किया है। गिरफ्तारी को ही गलत मान रहे हैं आप? बिल्कुल, इस स्टेज पे तो गिरफ्तारी को गलत मानूंगा मैं, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, आगे आपने प्रूफ ढूंढने हैं। केजरीवाल जी बार बार जिस तरीके कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काम किया, इसलिए इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए शिक्षा स्वास्थ्य के लिए तो उन्होंने काम किया है, उसके लिए उन्होंने दोबारा चुना भी गया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वर्तमान सरकार जो केंद्र की वो तो करी कि दवा का घोटाला भी अब सामने आ गया। सर वो तो सारे घोटाले निकालेगी ना, क्योंकि उनको तो जिसको गिरफ्तार करके जिससे भी एविडेंस चाहिए, क्योंकि आप बयान पर बात कर रहे हैं ना, आपने किसी ने बयान दिया है कि भाई मैंने इस पार्टी को इतना पैसा दिया है, तो उस बयान को आप आधार बना के किसी को भी गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन मतलब आप उसको प्रूफ कर पाएंगे कोर्ट में, या सिर्फ गिरफ्तार करने का आपका इरादा है और उसको मतलब आपको प्रूफ करने का इरादा नहीं? 2024 चुनाव से पहले दो दल जिस तरीके से देश में इस समय कहा ना कि दो पार्ट में बट चुके हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए, 30 बनाम 30 की लड़ाई हो चुकी है। अगर केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी होती है तो क्या इंडिया गठबंधन को धक्का होगा, कुछ डैमेज होगा, या फिर सब बढ़िया है? भाई दिल्ली के केस में तो डैमेज होगा ही, दिल्ली के केस में तो डैमेज होगा। पंजाब भी है, पंजाब में बीजेपी उतनी मजबूत पार्टी नहीं है ना, पंजाब में बीजेपी उतनी मजबूत पार्टी नहीं है जितनी दिल्ली में है। वहाँ डैमेज ऐसे नहीं होगा जैसे दिल्ली में होगा। दिल्ली में तो प्योर डैमेज होगा, क्योंकि उनके कार्यकर्ता घटेंगे, जो असली नेता हैं वो जेल में है, वो पब्लिक में मतलब काम नहीं कर सकते। तो क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन सर वाकई में उतनी कैपेबिलिटी रखती है कि वर्तमान की जो ग्लोबलाइजेशन किया जा रहा है बार बार मोदी और बीजेपी, उसे सत्ता से बेदखल कर सके?
सर रखती तो है, लेकिन आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड सिस्टम भी सुना होगा, मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड का सिस्टम है, तो वो तो बीजेपी को एडवांटेज दे रहा है दूसरी पार्टियों के मुकाबले। जो केंद्र सरकार में आज जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो केंद्र सरकार में किसी भी पार्टी को एडवांटेज देगा कि वो फंड्स कैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं, कैसा चल रहा है सब, तो उससे बीजेपी को एडवांटेज है। आप मध्य प्रदेश का चुनाव जो जीता है बीजेपी ने, वो तो कोई सेफोलॉजिस्ट या कोई, मतलब अगर आप ग्राउंड पे गए हो, आपने लोगों से बात किया है, तो आपको लगता था कि वहां पे बीजेपी जीत सकती है इलेक्शन, लेकिन बीजेपी ने इलेक्शन जीता, और सिर्फ इलेक्शन नहीं जीता, 9% वोट स्विंग बीजेपी की तरफ हो गया। तो उसके पीछे बहुत ही, मतलब सारी चीजें इंक्लूड हैं, सारी चीजें इंक्लूड हैं। सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई ईवीएम ही हैक किया गया। ईवीएम पे इसलिए मैं सवाल ले रहा हूँ, ईवीएम पे देखिए इंडिया गठबंधन बार बार कह रहा है कि कांग्रेस वहां पर 10 लाख ज्यादा वोट पा करके भी चुनाव हार गई है। वहां पे नहीं, वो चार राज्यों के जो इलेक्शन थे ना, उसमें 10 लाख से ज्यादा, उसमें 10 लाख मतलब मिला के 10 लाख कांग्रेस को वोट ज्यादा मिले हैं। वो ईवीएम पर फिर सवाल उठ रहा है ना, बार बार विपक्ष कर रही कि ईवीएम रहेगा, बैलेट पे चुनाव होगा तभी बीजेपी चुनाव हारेगी। सर ईवीएम पे भी सवाल तो है ही, ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो बीजेपी साबित कर सकती है ना कि भाई ईवीएम का इसमें खेल नहीं है। लेकिन इस बात को आप कैसे झुठला सकते हो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी कोई रोल नहीं है? इलेक्ट्रल बॉन्ड का तो बहुत बड़ा रोल है। और दूसरी बात है, अभी एक कल परसों की भी खबर है जिसमें ये बोला गया ना कि 5 लाख जो है कार्यकर्ता बीजेपी के घर घर जाके राम के लिए मतलब प्रचार करेंगे। तो आप समझते हैं 5 लाख कार्यकर्ता का क्या मतलब है? किसी पार्टी के पास इतने कार्यकर्ता हैं क्या? कांग्रेस अगर 1 लाख भी कार्यकर्ता उनके सामने खड़े कर देगी तो भी बहुत बड़ा असर डाल देगी। अभी जिस तरह से कार्यकर्ता बीजेपी के पास है, जिस तरह से पूरा सिस्टम बीजेपी ने अपना बड़ा कर लिया है, तो इलेक्शन हारना मुश्किल है इस समय। जो 22 जनवरी का डेट है राम मंदिर की ओपनिंग का, ये ऐसा माइलस्टोन होने जा रहा है। आपने कहा कि 5 लाख जो कार्यकर्ता है वो जाएंगे घर घर दीप, और 5 क्या, हमें तो लग रहा है कि उससे ज्यादा ही पूरे देश भर में, और आरएसएस की तमाम टीमें भी लगी हैं। तो ये जो इतना बड़ा मतलब ट्रैप लगाया गया है, उसे कैसे पार करेगी इंडिया गठबंधन? हमें तो नहीं लग रहा कि 22 जनवरी का जो फीडबैक होगा, क्या उससे निपट पाएंगे? दिवाली मन रही दूसरी, राम के नाम पर सब कुछ होगा, निपटेंगे राम से। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बीजेपी के पास आज एडवांटेज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ये बोले कि भी 400 सीटें जीत जाएंगे। हाँ, 280 के करीब तो उन्होंने बना ही लिया है, मुझे लगता है मध्य प्रदेश जीत के, तीनों राज्य जीत के। कम से कम जिन जगहों पे इलेक्शन होंगे जहां से वो सरकार बना सकते हैं, आज उन राज्यों में उनकी सरकारें हैं या उनकी समर्थित सरकारें हैं, तो वहां से वो इतने एमपी के वोट, मतलब इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ला सकते हैं कि सरकार मतलब मजबूत सरकार है। 14 जिस तरीके से जब सत्ता में वापसी बीजेपी की, कहा गया विश्व गुरु, ये शब्द आपने भी सुने होंगे कि भारत अब विश्व गुरु है, विश्व में डंका बज रहा, विश्व के लोग जानने लगे। हालांकि मैं बता दूं, जाना गांधी के समय से जाना जाता है, उससे पहले तमाम और भी महापुरुषों उनसे भी जाना जाता है, लेकिन बहुत लोगों का नाम है कि मोदी आए तो विश्व में डंका बजा। वाकई में डंका बजा है? नहीं, आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी एक मतलब पूरा एक शब्द है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब जब यूरोप से लोग आते थे तो कहाँ आते थे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते थे। तो उसमें आज हमारा मतलब पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, पूरा एक मतलब कॉन्टिनेंट है ना। तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे भारत बोलते हैं, तो वो हमारा देश है। तो ऐसा मतलब जहाँ पे 140 करोड़ लोग रहते हैं वो विश्व में नहीं पहचाना जाएगा, जहाँ पे 15% तो विश्व है, हम लोग 15 से 17% शायद विश्व ही है हम लोग। तो ये कहना जी विश्व गुरु, और ये मतलब अपने बहुत हास्यास्पद बात है। असल में लोग होते हैं, और भारत में ऐसे लोग हैं, मतलब आप ऋषि सुनक को ले लीजिए, उनकी जड़ भी भारत से जुड़ी हुई हैं। कमला हैरिस को ले लीजिए, उनकी जड़ी भी भारत से जुड़ी हुई हैं। ऐसे बहुत से कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियां, उसके जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उनके सीईओ भारत से जुड़े हुए हैं। तो भारत को पहले गांधी, स्वामी विवेकानंद, तमाम ऐसे चेहरों से भी तो ठीक है ना, वो तो हमारे अपने थे। यहाँ तो हमारा ग्लोबलाइजेशन, विश्व गुरु का परसेप्शन बनाया जा रहा है, उसमें कुछ खासा है नहीं। तो इंसान होंगे ना विश्व गुरु। अब वो अगर विश्व गुरु कोई भारत थोड़ी, अगर विश्व गुरु का परसेप्शन बनाया जा रहा है तो वो मोदी के लिए बनाया जा रहा है ना। अच्छा, मोदी जी के चेहरे को ग्लोबलाइज करने के लिए। हाँ, वो तो आप मानेंगे कि विश्व गुरु हैं या नहीं, जो कई लोग मान रहे हैं, लेकिन मेरे आप इंटरनेशनल लेवल का लीडर मानते हैं मोदी को? सर, अगर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा तो इंटरनेशनल लेवल का क्यों नहीं होगा? कोई भी, अगर मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं, इंटरनेशनल लेवल के टॉप लीडरों में कहते हैं कि टॉप के नंबर 1 लीडर हैं पूरी दुनिया के। अब ये नंबर 1 नंबर 2 की रेस तो जो कुछ लोग हैं वो करते होंगे, ऐसा तो नहीं होता है कि आप इस पे बिलीव नहीं करते? इन बातों पे मैं बिलीव नहीं करता। चलिए एक सवाल और लूंगा। बार बार देखिए चर्चा बड़ी इस समय तीखी चल रही है, हिंदू राष्ट्र, बागेश्वर बाबा, ये बात आपने तमाम जगहों पे सुनी होगी। क्या लग रहा है कि 24 चुनाव में ये मुद्दा होगा, और वाकई में इस पर चर्चा होनी चाहिए हिंदू राष्ट्र को लेकर, या फिर चर्चा तो बहुत सारी उन पर होनी चाहिए? आम पब्लिक में तो हिंदू राष्ट्र की बहुत चर्चा है, लेकिन क्या सरकार बोल रही है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है? सरकार तो ऐसा कुछ नहीं बोल रही है। सरकार तो जो बात करती है वो जो मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करेंगे। खुद उनके बयान भी मैंने देखे हैं, अमित शाह के बयान भी देखे हैं,
जो ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ना हम ऐसा सोच रहे हैं, ना ऐसा होता है। लेकिन आप जो बाबा बागेश्वर हैं कौन है, तो वो तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, डंके के चोट पे कहते हैं कि बनाएंगे। तो ऐसे लोगों को मना करना चाहिए ना। सरकार की ड्यूटी है कि ऐसे लोगों को ऐसी बातें ना करें जो सरकार के एजेंडे में नहीं है। एक और आखिरी सवाल लूंगा आपको, इंडिया भारत दो शब्द को लेकर के बड़ी गहमागहमी मची थी कुछ महीने पहले, हालांकि अब ठंडे बस्ते में गया है। जैसे ही गठबंधन बना विपक्ष का और नाम रखा गया इंडिया, फिर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद आते हैं लेटर पैड पर, उनका एक बयान जारी होता है, कहते हैं क्या इंडिया गुलामी का प्रतीक है, जो नाम है अंग्रेजों का दिया हुआ। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें भी देखें तो उसमें इंडिया और भारत दोनों है, तो क्या वाकई में नाम पे भी अब बदलाव होना चाहिए या फिर ठीक है ये सब चुनावी बातें नहीं होनी चाहिए? नहीं, तो इंडिया का मतलब ही भारत है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में बात को क्लियर कर दिया गया है। और दूसरी बात है, इंडिया कोई आज का नाम थोड़ी दिया हुआ है। इंडिया तो जो यूरोपियन लोग आते थे वहां से, वो इंडिया ही आते थे। और इंडिया का एक मतलब जो सिंधु नदी है जिससे इसको नाम को लिया गया, उसको वो लोग इंडस बोलते थे, तो इंडस से इस नाम को इंडिका फिर इंडिया किया गया। तो ये तो नाम बहुत पहले से है, ऐसा नहीं है। और इसी से मिलता जुलता हिंदू भी है। जो बयान है कि गुलामी का प्रतीक है, इसको क्या कहेंगे आप? कि इंडिया शब्द ही गुलामी का प्रतीक हो गया, ऐसे लोग के मतलब थॉट पे क्या कहेंगे? सर गुलामी क्या है? मतलब हम लोगों के अगर यहाँ से भी लोग बाहर गए हैं, अच्छा महाराजा रंजीत सिंह की बात आप कर लीजिए, तो उन्होंने तो जो आज जो पाकिस्तान का हिस्सा है जिसमें हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन बोलते थे पहले, आज उसका नाम खैबर पख्तून ऐसे करके है ना कुछ, तो उस पे मतलब भारत वो भी तो आज भारत का हिस्सा है। तो वो उसमें मतलब हम लोगों ने जो महाराजा रंजीत सिंह के जो हरि सिंह नलवा थे, वहां जाके उन्होंने राज किया है, वहां जाके तो वो भी तो बाहर गए हैं। ऐसा तो नहीं है, भारत बहुत मिलीजुली संस्कृति है और अगर हम इस संस्कृति को बचाना है तो ऐसे बयान क्या फिर कहीं ना कहीं मतलब मुद्दों को डाइवर्ट करने का एक प्री प्लान होता है क्या ऐसे बयान देकर? कौन सा बयान मैं समझा? जिसे बयान दिया गया कि भारत जो कहिए आप इंडिया कहेंगे तो गुलामी का प्रतीक है, तो मुद्दों से कहीं ना कहीं डाइवर्जन है। नहीं सर, इंडिया आज का नाम नहीं है ना, इंडिया बहुत पुराना नाम है। इंडिया यूनान से जो लोग हम आते थे, माननीय सांसदों को क्यों नहीं समझ में आता? और जो हिंदू है वो भी तो इंडिया का ही बिगड़ा हुआ रूप है। वही तो मतलब कभी वो आई से स्टार्ट हो रहा है, कभी एच से स्टार्ट हो रहा है। ये तो सब अगर हिंदू नाम है तो वो भी तो इंडिया ही है, मतलब सेम नाम है। और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सर हम लोग अगर आप इकोनॉमी को तीन तरह से देखेंगे, पीपी मॉडल है, रियल जीडीपी है, पीपी जीडीपी है, पीपीपी जिसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, और एक नॉमिनल जीडीपी है। तो उसमें जो भी ज्यादा हो गया हम उसको गिनना चाहिए ना। उसके हिसाब से तो भारत आज से नहीं बहुत पहले से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके मुताबिक हम आई थिंक हमारी 12 ट्रिलियन के करीब इकोनॉमी है। मोदी की जो योजना है मुफ्त का राशन, शौचालय, बिजली, कहते हैं कि माइलस्टोन है, एक बड़ा बदलाव किया देश के अंदर। क्या इस मुद्दे को लेकर के भी 24 में कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा बीजेपी के लिए मुफ्त का राशन? भाई इसका दूसरा वर्जन भी देख सकते हैं कि अभी तक 80 करोड़ लोग मुफ्त के राशन पे डिपेंड हैं। ये भी तो इशू उठाया जाएगा। ये बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, देश की आबादी 150 करोड़, यानी कि लगभग 50% की आबादी आज भी निचले पायदान पर है, और फिर तीसरी विश्व की बड़ी इकोनॉमी, तो सारा तो मतलब दोहरा चरित्र ही दिख जा रहा है। हाँ, तो ये मुद्दे भी उठेंगे ना कि भाई आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त के राशन पे डिपेंड कर रहे हो, आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन चाहिए, तो ये हमारी इकोनॉमी का हाल है। ये मुद्दे भी तो उठाए जाएंगे। क्या मतलब ये मुद्दों पर बात करेगा विपक्ष या आम जनता भी बात करेगी ना। कि आपसे एक सवाल हो रहा है कि एक तरफ अगर हम कहते हैं कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन रहा है, चलिए टू गुड है, पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं कि बढ़ गई, लेकिन दूसरी तरफ पोस्टर लगते हैं बस स्टैंड पर और तमाम जगहों पर कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन, तो फिर तो दोनों चीजें आप ही कह रहे हैं, तो क्या? हाँ वही माना, तो ये मुद्दे भी तो उठाए जाएंगे कि भाई लोग डिस्पैरिटी बढ़ी है, मतलब अमीर लोग ज्यादा अमीर हुए हैं और गरीब और ज्यादा गरीब हुए हैं, तो ये भी तो मुद्दा उठाया जाएगा। लेकिन वही है कि अभी तो मतलब जिस तरीके से हमने सरकार ने मीडिया को कवर कर रखा है, और सरकार अपना परसेप्शन ज्यादा बनाती है। स्वतंत्र नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं लगता स्वतंत्र है। क्यों आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं कवर है? अभी आप शाम को ही देख लीजिएगा, यहाँ इनका तो मुझे भैया जी कहीं में तो शायद थोड़ा बहुत उनका अपना मिस्टर प्रतीक त्रिवेदी अपना कुछ बोलते होंगे, लेकिन जो दूसरी साइड आप चले जाइए वहां तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ भजन मंडली है जो सिर्फ राम मंदिर का प्रचार कर रही है, वो भजन मंडली है। मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं मतलब अब कवर्ड है, बाइस्ड है, सरकार की बात करता है, वो विपक्ष से सवाल पूछता है, सरकार से सवाल नहीं पूछता। प्ले बटन बन गया, जो प्ले होगा वही वहां से जो पीएमओ से ऑर्डर आएगा, जो भी आपने आज इस पे प्रोग्राम करना है, जिस पे प्रोग्राम करना है, जैसे करना है, वैसे करना है, ये सब हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लोकतंत्र में कहते हैं कि चौथा स्तंभ, जी हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर के भी इन्होंने तमाम बयान दिए कि ऊपर से कहीं ना कहीं
प्ले बटन कंट्रोल हो रहा है। आज क्या आपको प्रोग्राम करना है, तमाम तरीके के मुद्दों पर इनसे चर्चाएं हुई। 24 को लेकर के जिस तरीके से राम मंदिर को बार बार इशू बनाया जा रहा है और भव्य उद्घाटन की तैयारियों को लेकर के देश भर में दिवाली का महोत्सव मनाने की भी, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपील कर दिया है कि 22 जनवरी को पूरे देश में दीपावली मने। तो क्या इन मुद्दों का ही बहार होगा फिर से 24 के चुनाव में, या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार प्रमुख मुद्दे जो हैं उन पर ही चुनाव होंगे? तमाम खबरों पर अपने भी विचार प्रकट करिएगा। 2024 में अब की बार किसकी सरकार? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।